पिछले जन्म में उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे खरगोश का टैटू बनवाया था, पर किसे पता था प्रॉब्लम्स आने के बाद टैटू की शक्तियाँ एक्टिव हो जाएंगी। उसकी गर्लफ्रेंड एक बड़ी सी रैबिट में बदल गई और उसे हर प्रॉब्लम से बचाती रही और उसके पास कोई भी टैटू नहीं था, इसलिए उसके पास कोई भी पावर्स नहीं थे और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जान बचाते बचाते खुद की जान दे बैठी। वो लड़का पूरे रिग्रेट में चला गया था। उसने अपनी आंखें खोली पछतावे के साथ और दर्द के साथ। उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि वो एक पुनर्जन्म ले चुका है। इस बार उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उस टैटू के शॉप में चला गया। उसने कसम खाई कि वो फूड चेन के सबसे ऊंचे स्तर पर खड़ा रहेगा। उसकी छाती पे बांगू द्वारा बना हुआ आकाश और धरती को अलग करने वाला टैटू बनेगा और पीठ पर नॉट ड्रैगनॉक खींचने वाला ताबूत। राइट पैर पे डोंगवा डाई का टैटू और लेफ्ट वाले पैर पे महान बंदरों के राजा का टैटू। ये सुनकर टैटू मास्टर की मशीन गिर पड़ी। वो उसे ऐसे घूरने लगे जैसे कि वो कोई पागल हो। वो बोलते हैं कि ए पागल लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? बांगो का टैटू ही फॉरबिडन एंड डेस्टिनी माना जाता है और तुम ऊपर से नॉट ड्रैगनो वाला टैटू भी बनवाना चाहते हो। वो कोई नॉर्मल टैटू नहीं है, वो करोड़ों जीवों की जान लेने वाला टैटू है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं आपको 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप टैटू चलाएं और बाकी लोग आपकी हेल्प करें और 7 दिनों में ये काम पूरा होना चाहिए। ये सुन के मास्टर का चेहरा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो बोलते हैं 7 दिन, मात्र 7 दिन में से कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। उसने अपने जेब से एक लिस्ट निकाली। आयोनिक रिपेयर बैच, इम्पोर्टेड पेन किलर और एंटी रिपेयर मेडिसिन। ये सब कुछ मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है। जान की जिम्मेदारी मेरी, बस आप टैटू बनाइए। फिर मास्टर उसे सिर्फ घूरता रहा। वहाँ 30 सेकंड तक सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद मास्टर झुककर वो मशीन उठाता है। वो भारी आवाज में कहता है ठीक है, पूरी जिंदगी मैंने देवताओं के लिए सिर्फ टैटू बनाया, इस बार मैं तुम जैसे पागल के लिए भी बनाने के लिए रेडी हूँ। 3 दिन बाद उस सिटी के बाहरी इलाकों में घने पहाड़ियों के बीच में एक टनल था। ये पुराने लोगों का सील किया हुआ अंडरग्राउंड कमांड सेंटर था। वहाँ की सबसे जरूरी चीजें एनर्जी वेल, वेंटिलेशन टनल, वाटर स्टोरेज सिस्टम आज भी वहीं पे थी। वो यहाँ पे नया ठिकाना बनाने नहीं आया था, वो तो बल्कि यहाँ पे इसे दोबारा चालू करने और इसे मजबूत बनाने के लिए आया था। उन 3 दिनों में सिर्फ वो एक बार उस ब्लैक बेस टनल में गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वहाँ का सारा जायजा लेने लगा। उसने ये चीज कंफर्म किया कि एनर्जेबल और वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम करने लायक है। उसने अपने बाकी के काम अपने वकील और कंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दी। पूरे जानजों में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला वो अमीर आदमी, वो सिर्फ इसे खरीदना नहीं चाहता था, वो सब कुछ बदल देना चाहता था। उसने बिना हिचकिचाए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया और उसने आदेश दिया कि 10 दिनों में सबसे बेहतर कंस्ट्रक्शन टीम हायर करो। 10 दिनों के भीतर एक ऐसी आपातकालीन पोर्टर चाहिए जो इतनी मजबूत हो उसमें एक मक्खी भी घुस ना सके। 5 मीटर ऊंची ग्रेट अलॉय बॉल, करोड़ों टन भार सहने वाला ग्लास रूम गेट, टॉप लेवल इकोलॉजिकल सर्कुलर सिस्टम, सब कुछ अच्छे से रिपेयर करके दोबारा बना के दो। उसने उस वक्त $100 मिलियन निकाल दिए थे। वो अपने मजदूरों को कह रहा था कि 10 दिनों के अंदर तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे, तो लोग पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें मैं 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। वो काम 24 घंटे चलेगा। उसकी ऐसी आदेशों के बाद पूरा शहर हिल उठा। उसी दौरान मास्टर टैटू शॉप में उसके ऊपर सुई चला रहा था और वहीं उनके तीनों शिष्य एक रंग भरने, लाइन खींचने और त्वचा साफ करने के लिए काम कर रहे थे। उसके पीठ पे बने नॉट ड्रैगनो वाली ताबूत की आकृति पूरी हो चुकी थी। हालांकि उसकी आंखें बनाई नहीं गई थी, पर उसकी आकृति से अजीब सा दबाव हो रहा था। उसके बगल में ही उसका दोस्त बैठा था और उसके बाएं हाथ में बना हुआ टैटू लगभग पूरा हो चुका था और वो बहुत भयंकर लग रहा था। और उसकी फीमेल फ्रेंड बगल वाले ही कमरे में थी और वो अपनी 9 स्वर्गीय देवी वाली टैटू की आकृति पूरी करवा रही थी एक फीमेल मास्टर से। हमारे मेन कैरेक्टर के फोन पे मैसेज आए जा रहे थे और एक तरफ वो सुई का दर्द सह रहा था। तभी उसने लाइव स्ट्रीमिंग ऑन की। उसने शहर के सबसे बड़े लाइव स्ट्रीमिंग में कोई और नहीं, उसके कट्टर दुश्मन का बेटा सुरभि था। वो शहर के बीचों बीच अपनी आलीशान हवेली में बैठा रेड वाइन पी रहा था और हंसते हंसते पागल हो रहा था। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है आखिर उसे क्या हो गया है, क्या उसे कोई बड़ा झटका लग चुका है। वो जाकर पागलों की तरह अपने बॉडी पे टैटू बनवा रहा है। ये देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही। कैमरा हिलने के दौरान हमारे मेन कैरेक्टर को उस लड़की के कमर में एक लाल फूल टाइप का टैटू दिखाई दिया। वो चमकीला और रहस्यमय लग रहा था। उसने अपनी नजरें और ज्यादा तेज की और देखा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पिछले जन्म में तो इसके पास ऐसी टैटू नहीं थी, शायद इसने सूरवी को खुश करने के लिए ये टैटू बनवाई है। फिर स्ट्रीम में सूरवी उत्साह से बोलता है दोस्तों आखिर कौन समझेगा मेरी बात। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है उसने आखिर टूटे फूटे पहाड़ों पर पैसे बर्बाद किए, बल्कि उसने अलग अलग सुपरमार्केट से सुअर का मांस और चावल इकट्ठा करके रख लिया है। लगता है कि वो पूरी जिंदगी वहीं बिताने वाला है। ये सुनकर लाइव स्ट्रीम में रह रहे लोग सब हंसने लगे उस पे। वो बोलता है कि उसके
दोस्त भी पागल हो चुके हैं, वो भी उसके साथ पागलों की तरह वहाँ रहने चले गए। इससे ये पता चल गया कि वो आदमी बिल्कुल मेंटल तौर से पागल हो चुका है, उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त गुस्सा हो रहा था। उसका दोस्त बोलता है, भाई ये पागल हो चुका है क्या, ये हरामखोर कुछ भी बोले जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सुई की चुभन सहते हुए ये सब देखा जा रहा था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। वो बोलता है, अभी जितना कूद रहा है उतना ही बाद में रोएगा। वो अपने वकील को कॉल करके बोलता है, सारे सप्लाई ट्रक्स पर नजर रखो, हमारे प्रलय किले में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके पुनर्जन्म को 7 दिन बीत चुके थे और वो इस कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकला। मास्टर और उसके तीनों शिष्य बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। दिन में लाइनें भरी जाती, रात में कलर भरे जाते और देर रात तक उसमें मरम्मत होते थे। उसने अपने स्किन को बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एक जेल मंगवाया था और बायोनिक बैच भी मंगवाए थे। जब भी कोई हिस्सा पूरा होता था उसे तुरंत रिकवरी जेल से पूरा कर दिया जाता था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो जेल उसके पास नहीं होता तो उसकी बॉडी अभी इतना कुछ नहीं सह पाती और वो मर जाता। आखिर 7वें दिन मशीन की चल रही आवाज बंद हो चुकी थी और उसका टैटू बन के रेडी हो चुका था। उसके दोस्त के हाथ पे बना टैटू भी कंप्लीट हो चुका था। वो तो 2 दिन पहले कंप्लीट हो चुका था और उसकी फीमेल फ्रेंड का भी टैटू कंप्लीट हो गया है। और हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट पर 4 महान आकृतियां बन चुकी थी। चेस्ट पर बांगू द्वारा बना हुआ सृष्टि निर्माण, पीठ पर नॉट ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, बाएं पैर पर डोंग हुआ ताई और दाएं पैर पर महान वानर राजा। ये सब देखकर मास्टर ने अपने ग्लव्स उतारे और बोले, आखिरकार पूरा ही हो गया। उन्होंने बोला, जिंदगी भर टैटू बनाया पर आज से बड़ा काम मैंने आज तक नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर कुर्सी से उठकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो देखता है कि उसके 4 आकृतियां उसके शरीर पर फैले हुए थे। हर एक आकृति बहुत मस्त लग रही थी और सबसे ज्यादा तो उसके पीठ पर बनी वो नॉट ड्रैगन वाला ताबूत, उस ताबूत पर लिपटी पुरानी जंजीरें बहुत ही ज्यादा गजब का लुक दे रही थी। पर उस टैटू को देखते ही दिल पर एक अजीब सा दबाव होता था। उसका दोस्त आता है और उसके चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है, ये तो बहुत ही कमाल का टैटू है, ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने इसको सामने से बनते हुए नहीं देखा होता तो मुझे लगता कि ये सच में जिंदा हो जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर ने कपड़े पहन लिए और अपने सारे टैटूज ढक लिए। उसने बोला, जब लाल चांद निकलेगा तो ये सच में जग जाएंगे। उसका दोस्त शॉक्ड हो गया, बोला, लाल चांद? उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वैसे उसने अपना फोन निकाला और देखा लाल चांद निकलने में भी 12 दिन बाकी है। चलो बेस कैंप चलते हैं। वो बोलता है कि अब समय आ गया, अब हमें सब चीज का ट्रायल लेना चाहिए। तो वो लोग 2 घंटे बाद अपने बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। वहाँ का सारा काम पूरा हो चुका था और वो 12 दिन तक कभी भी आराम नहीं किया। व्हीकल्स, ऑफ रोड जनरेटर, मिलिट्री जीप, प्रोटेक्टिव सूट और जितने भी सर्वाइवल चीजें खरीदी जा सकती थी वो सब मैंने खरीद ली। बाहर की दुनिया को लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। बस उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लाल चांद को आने में बस कुछ ही वक्त है। लाल चांद के आने के 1 दिन पहले ही गोदाम में सारी चीजें पहुंच चुकी थी। गोदाम के अंदर चावल, आटा, डिब्बे का खाना, पानी, दवाइयाँ, बैकअप जनरेटर्स, मीट, सूट, फ्यूल्स पहाड़ों की तरह जमा हो चुके थे। उसके दोस्त ये सब आंखें फाड़ के देख रहे थे। उसका दोस्त पूछता है, आप यहाँ जन्मों तक रहने वाले हैं? ये सब उसकी फीमेल फ्रेंड भी देख रही थी और अपनी मासूम सी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, आप डर किस चीज से रहे हैं? उसने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और गोदाम के बीचों बीच पहुंच गया और अपनी हाथ उठाया और सारी चीजें गायब कर दी उसने। कुछ ही सेकंड में पूरा भरा हुआ गोदाम एक पल में गायब हो गया। वहाँ पे सिर्फ भारी सामान के बने हुए निशान और डीजल और अनाज की खुशबू थी। ये सारी चीजें देख के उसका दोस्त वहीं पे जम गया और दौड़ के गोदाम के बीचों बीच चला गया। उसे गोदाम के उसने 3 चक्कर काटे और वहाँ जाकर खड़ा हो गया। वो अचानक हमारे मेन कैरेक्टर की ओर मुड़ा और बोला, धत तेरी के सारे सामान कहाँ चले गए? इतना पूरा भरा हुआ गोदाम था, मैंने सिर्फ आंखें झपकाई तो पूरा सामान ही गायब हो गया। ये कोई जादू है क्या? उसकी फीमेल फ्रेंड का रिएक्शन उसके दोस्त जैसा ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी एक साफ झटका दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, ये सब क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर चुप रहा और बोला, अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं, लाल चांद निकलने में सिर्फ 24 घंटे हैं। उसने धीरे से बोला, ये एक पॉकेट स्पेस है, इसका संबंध मेरे शरीर में हुए कुछ बदलाव से है। उसने अपने पिछले जन्म के बहुत सारे सच उन्हें नहीं बताए थे, पर कोई भरोसे की कमी नहीं थी, पर वो नहीं चाहता था कि वो उन्हें मानसिक दबाव दे। वो उससे बोलता है, तुम्हें बस इतना जानना है कि ये स्पेस बड़ी मात्रा में सामान स्टोर कर सकता है। इसमें लगभग टाइम रुक जाता है, खाना खराब नहीं होगा, दवाइयाँ एक्सपायर नहीं होंगी, डीजल, हथियार और कीमती धातुएं लंबे समय तक सेफ रहेंगी। ये सब सुन के उसका दोस्त
बोलता है इतना सारा सामान मतलब आपने गोदाम में रखने के लिए नहीं, अपने साथ लेकर चलने के लिए खरीदा था। आखिर आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? उसने एक लंबी सांस ली और धीरे आवाज में बोला, जब कल चांद निकलेगा तब तुम सब समझ जाओगे। कल रात 12 बजे ठीक चांद खून की तरह लाल हो जाएगा। उसके बाद जमीन से एक काला धुंध निकलेगा और वो पूरी दुनिया को ढक लेगा। उसके बाद सारे जानवर और पौधे पागलों की तरह इमिटेट हो जाएंगे और इंसानों को खाने वाले राक्षस बन जाएंगे और पेड़ इंसानों को निकल जाएंगे। पूरा शहर धीरे धीरे तबाह हो जाएगा। ये सब देख के उसके दोस्त के होठ हिले, पर उसने इस बार कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने हजारों टन सामान गायब कर दिए थे। ये सब देख के उसके दोस्त के पूरी समझ और तर्क को तोड़ दिया था। उसकी फीमेल फ्रेंड ये सब बस देख रही थी और धीरे से बोला, सबूत। ये पहला सबूत जो तुमने अभी देखा और दूसरा जो तुम्हारे पीठ पर जो टैटू बना है वो। ये सब सुन के वो भी शॉक्ड हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर बोले जा रहा था कि लाल चांद की ऊर्जा इंसानों पे बनी टैटू की शक्तियों की ऊर्जा को सक्रिय कर देगी। वो साधारण टैटू नहीं रहेंगे, वो एक रियल टोटम में बदल जाएंगे। साधारण टैटू हमें सिर्फ एक फिजिकल दर्द, पशुओं के टैटू बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्तियाँ देंगी, बल्कि असली टोटम, असली एविटर जागृत करेंगी। टोटम जितना ही प्राचीन और पूर्ण होगा, उसकी डेस्टिनी उतनी ही पावरफुल होगी और जागृत होने के बाद उसकी पावर उतनी ही भयानक होगी। उसका दोस्त ये सुन के बोलते, तो आपने इसलिए मुझे इन दोनों की टैटू बनवाए, नजा और सेन लांग के, ताकि मैं जीवित रह सकूं। हमारे मेन कैरेक्टर ने सिर हिलाया और उसे बोला, तुम्हारे नजा और सेन लैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉप लेवल के टोटम है। वो अपनी फीमेल फ्रेंड की तरफ देखता है और बोलता है, जो तुम्हारा 9 हेवेंस में से टोटम अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है और भविष्य में मेंटल क्रोजन, पॉइजन, पोल्यूशन, स्पिरिचुअल इरोजन जैसी सारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तुम्हारा टोटम बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसकी फीमेल फ्रेंड ने गहरी सांस ली और उसके अंदर से अविश्वास गायब हो रहा था और तनाव उसकी जगह ले रहा था। वो बोलती है, तुमने अपनी सारी संपत्ति बेची, ये ब्लैक स्टोन बेस खरीदा, इतने सारे रिसोर्स खरीदे और जमा करवाए और हमारी टैटू भी बनवाई। ये सब कुछ अचानक से लिया हुआ फैसला नहीं था, ये सब कुछ तुम्हें पहले से पता था, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। हमारे मेन कैरेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस वहाँ पे खड़ा रहा और उसकी शांति ही उसका आंसर था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक काली सी कार एक दुकान के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से एक दो आदमी निकले। एक बूढ़े आदमी को वो लोग उस कार में बैठा रहे थे। आदमी की हाइट साधारण थी और उसकी त्वचा धूप में जली हुई थी और हाथ में वर्षों से गाड़ियों की मरम्मत करने से हाथ में तेल और ग्रीस के निशान जमे हुए थे। ये देख के उसके दोस्त की आंखें लाल हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने लॉजिकल बेस वालों को पहले ही बोल दिया था कि वो तुम्हारे मम्मी पापा को एक सेफ जगह पर ले जाएं। उन्हें आने वाले प्रलय के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं उन्हें ऊंची सैलरी पे काम के लिए रख रहा हूँ। वो जो कार थी वो जल्दी ही यहाँ आ जाए। ये सब देखकर उसके दोस्त की आंखें भर आईं और वो अपने पिछले जन्म की यादों में खो गया। पिछले जन्म में जब लाल चांद आया था तो वो अपनी जान जोखिम में डाल के अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए निकला था। तब तक पूरा इलाका म्यूटेटेड रेड से पूरा भर चुका था, पर वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे सिर्फ अपने पापा का रिंच और अपनी मम्मी का एप्रन मिलता है। उस दिन के बाद उसका दोस्त सबको मारता रहा और पागलों की तरह लड़ता रहा। पर इस जन्म में हमारा मेन कैरेक्टर उसे इतना दर्द नहीं झेलने देगा। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, इस बार अंकल आंटी की जिम्मेदारी मेरी है। ये सब सुनने के बाद उसके दोस्त ने अपना सिर झुका लिया और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद अपना सर उठाया, तब उसके आंखों में आंसू था। वो हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसके बाद उसकी फीमेल फ्रेंड बोलती है, मेरे पिता का क्या? वो शांत स्वर में बोलता है, जैन अंकल अभी बिल्कुल सेफ हैं। तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा दी गई है और उनको अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुपा के रख दिया गया है। तुम उनके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वो सबसे सेफेस्ट जगह पर हैं। फिर वो थोड़ी देर रुक कर कहता है और एक लंबी सी सांस लेकर बोलता है, और जहाँ तक तुम्हारी माँ की बात है, उसकी आवाज धीरे हो जाती है और वो बोलता है, उसकी माँ का कई साल पहले ही बीमारी के कारण निधन हो चुका था। वो हमेशा उसके दिल का सबसे गहरा घाव रहा था। उसने अपना सर उठाया और बोला, हाँ मैं समझ गई। फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने उन दोनों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, अब से ये ब्लैक स्टोन बेस पूरी तरीके से बंद रहेगा, अब इसके बाहर कोई भी नहीं जाएगा। उसके बाद सभी ने बोला, ओके हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बेस के बाहर एक खाली राह को देखता है। वो सोचता है अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक सही समय का इंतजार है। उसके बाद उसके दोस्त के मम्मी पापा को दिखाया जाता है। उन्हें उस बेसमेंट के सबसे सेफ जगह पे रखा गया था। उसके पापा जवानी में फौज में थे। उनको ये तो नहीं पता था क्या होने वाला है, पर उन्होंने बेस की सुरक्षा देखकर ये अंदाजा लगा दिया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने अपने बेटे को कहा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो और तुम अपने प्रेसिडेंट मतलब कि अपने दोस्त के साथ रहो।
इसके बाद उसकी मम्मी ने उन सभी के लिए खाना बनाया था। वो लोग बैठ के साथ में खा रहे थे। खाना खाते वक्त उसके दोस्त की आंखें भर आई थी। वो सोच रहा था ये तो सबका सपना होता है कि वो अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खाए, प्रलय आने से पहले। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद वो पूरा एरिया सील कर दिया गया था और वहाँ का सबसे मेन डोर भी अच्छे से लॉक और बैन कर दिया गया था और सभी जगह कैमरास लगे हुए थे। बेसमेंट के बाहर भी सारी जगह कैमरा लगे थे जो 360 डिग्री पे थे। कुर्सी पे उसका दोस्त कटोरा पकड़ के बड़े से मॉनिटर को देख रहा था और उसकी फीमेल फ्रेंड उस बड़े से मॉनिटर पे बाहरी डिफेंस सिस्टम की जांच कर रही थी। उसकी बॉडी पे 9 हेवेंस का टैटू पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उसकी ठंडी और शांत आभा में एक तेज धार की शक्तियाँ आ गई थी। हमारे मेन कैरेक्टर के फोन में ब्रेकिंग न्यूज का एक नोटिफिकेशन आया। शूरवी ने अपनी लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू कर दी थी। वो अभी भी शहर के बीचों बीच बने अपने विला में एक शानदार पार्टी कर रहा था। वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ और अमीर घरानों के लोग आए हुए थे। हमारे मेन कैरेक्टर ने समय को देखा। अब लाल चांद को आने में 1 घंटे से भी कम का समय बचा था।